हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। जून 2025 हमारा टारगेट है। कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की हम तैयारी करते हैं। आज हम करेंगे क्लास 9 यूनिट 2 हम कर रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। हमने इसकी 8 क्लासेस कर ली हैं। 8 क्लासेस में हमने इसके 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हमारे 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमें एक चैप्टर इसका बचता है यूनिट 2 का, जो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कोई नेक्स्ट यूनिट शुरू। ठीक है, आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे। नोट्स से ही आपको हेल्प मिलेगी, आप उन्हीं को ही बार बार रिवीजन करते रहिएगा, चीज़ों को रिलेट करके देखिएगा। ठीक है, हमने जो है इससे पहले 6 यूनिट को कवर कर लिया है। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। साथ में ही जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए रहेगा, पीडीएफ के लिए वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी क्लास लगती है, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक रहेगा स्वेट इक्विटी शेयर। अब स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वेट का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है। सभी का जब आप इन सभी को कंबाइन करके देखोगे तभी तो आपको उसका मीनिंग पता चलेगा। तो स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में अच्छा काम करता है, उसको उस काम के बदले में डायरेक्टर के द्वारा डिस्काउंट में या नॉन कैश कंसिडरेशन के रूप में रिवॉर्ड दिया जाता है। उसके काम को कुशलता से जब वो काम करता है, किस तरह से वो काम करता है, उसके बदले में उसको शेयर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, जो एम्प्लॉय को उसके काम के बदले में, उसके स्किलफुल होने के बदले में प्रोवाइड करवाए जाते हैं डायरेक्टर के द्वारा। उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को ही जारी किए जाते हैं डायरेक्टर के द्वारा उसके काम करने के बदले में, जो वो निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, स्किलफुल होकर जब वो काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको आप बोलते हो स्वेट इक्विटी शेयर। देखते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर आर शेयर इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर। किसको? एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर को इशू किए जाते हैं एट अ डिस्काउंट और फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर वर्क, स्किल और नोन हाउ। किस तरह से काम करना है, कैसे करना है, उसके बदले में उनको ये जारी किए जाते हैं डायरेक्टर्स को और कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अच्छी तरह से काम करते रहे और मोटिवेटेड रहे। इसके लिए इसको आप बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। नेक्स्ट आपके पास आता है अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड वो होता है जब शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, उस डिविडेंड को क्लेम नहीं कर पाते हैं, एक सर्टेन पीरियड के अंदर उसको वो क्लेम नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। एन अनक्लेम्ड डिविडेंड इज अ डिविडेंड दैट अ कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड बट हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड और रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर विद इन द स्पेसिफिक टाइम। वही बात है, कंपनी ने इशू कर दिया था, कंपनी ने जारी कर दिया था, अपनी तरफ से डिविडेंड दे दिया था, लेकिन शेयर होल्डर ने वो नहीं लिया। जो सर्टेन टाइम उसका था, जिसके बीच में उसको जारी किया गया था, उसके बीच में उसने उसको नहीं लिया था, तो उसको बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। उसके बाद आता है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड वो होता है जब आपके कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, वो उनके शेयर होल्डर के लिए कुछ हिस्सा जो है डिविडेंड का प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ इशू करते हैं, कुछ हिस्सा जो डायरेक्टर होते हैं फ्री में जब वो उसको प्रोवाइड करवाते हैं। अ प्रपोज्ड डिविडेंड इज द डिविडेंड अमाउंट दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लान्स टू पे टू शेयर होल्डर बट इज नॉट येट फाइनल। इट स्टिल नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग में। उसको पहले एनुअल जनरल मीटिंग होगी शेयर होल्डर की, उसमें उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है प्रपोज डिविडेंड जो है वो जारी कर सकते हो। तो इस तरह से ये था। उसके बाद आपके पास आता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। शेयरों का मूल्यांकन किस तरह से आप करोगे, मूल्य किस तरह से आप उसका निकालोगे, तो उसको प्राइवेट कंपनीज के बीच में ज़्यादातर किया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर प्राइवेट कंपनी के बीच में ही निकाली जाती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो होती है अपने शेयर को इशू करती है। ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड होती है, वहीं से वो अपने शेयर को इशू करती है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर इस तरह से निकाला जाता है, मतलब कि इसके बीच में ये देखा जाता है कि जो आपके शेयर है, क्या उनके शेयर की वैल्यू सही है। सारी मार्केट में, पूरी मार्केट का एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि जो आपने अपने शेयर का प्राइस रखा, क्या वो वर्थ इट है या नहीं। एक्चुअल प्राइस जो होता है आपका, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करके ही जो शेयर का एक्चुअल प्राइस निकल के आता है, तो उसको आप बोलते हो वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर मीन्स डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू ऑफ और वर्थ ऑफ अ कंपनी शेयर। इट इज़ क्रूशियल फॉर कब आप इसको
देख सकते हो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। जब आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो शेयर को, स्पेशली इन प्राइवेट कंपनीज में, तब आप इसको यूज़ करते हो। मर्जर एंड एक्विजिशन करनी है तभी आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल में वैल्यू है क्या शेयर की। इशू न्यू शेयर, आईपीओ, राइट इशू, इनके बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। रेगुलेटरी और टैक्स प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तो इन सब के लिए जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। रीज़न वाई शेयर वैल्यूएशन इज नीडेड, अब क्यों आपको शेयर वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर, क्योंकि आपने शेयर को बाइंग एंड सेलिंग करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको नए शेयर को बाई करना पड़ेगा, नए जो शेयर होते हैं उनको सेल करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके शेयर की एक्चुअल वैल्यू है क्या। जब आपको वैल्यू पता चलेगी तभी तो आप उसको बाई और सेल करोगे, ऐसे कैसे करोगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा, उसी के बाद ही आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर कर सकते हो। मर्जर और एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन जब आपको करना होगा तो ये क्रूशियल है फॉर डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेशियो और परचेज प्राइसेस क्या है। वन कंपनीज मर्जर और एक्वायर्ड, जब मर्जर होगी या एक्वायर करेगी किसी कंपनी को, एक्सचेंज रेशियो उसको पता होनी चाहिए। जो वो परचेज करेगी प्राइसेस का, एक्सचेंज प्राइसेस का उसको पता होना चाहिए। तो वो कहाँ से पता चलेगा? वैल्यूएशन ऑफ शेयर से। रेजिंग कैपिटल, अगर कैपिटल को रेज करना है, बढ़ाना है, कैपिटल को आपको जनरेट करना है, तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आपके जो शेयर आपने इशू किए हैं उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। टैक्सेशन अंडर रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, जब आपको टैक्स पे करना है या रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस आपको समाधान कुछ आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड फॉर वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एंड कंप्लाइंसेस विद लाइक लॉज लाइक कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, सेबी रेगुलेशन एक्ट, इन सब के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। एग्जिट एंड एंट्री ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की एंट्री आनी है, एग्जिट उनको करना है, तब भी आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर पता होना चाहिए। इन केस ऑफ पार्टनर लीविंग और न्यू इन्वेस्टर ज्वाइनिंग, वैल्यूएशन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस ऑफ शेयर प्राइसिंग। तो जो आपकी वैल्यूएशन होती है वो आपको ये प्रोवाइड करवाती है कि आपके एक्चुअल में शेयर की प्राइसेस क्या है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को बताती है। ठीक है, जिससे आपके जो शेयर होल्डर होते हैं इजीली एंट्री कर सकते हैं, इजीली एग्जिट कर सकते हैं मार्केट के बीच में। इसके बाद आता है लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट, विवादों का निपटारा भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अब शेयर वैल्यूएशन के कुछ मेथड्स आपके पास हैं, हम इनको देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैन बी डन यूजिंग वेरियस मेथड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी, पर्पज और वैल्यूएशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अलग अलग कंपनी की, लिस्टेड कंपनी की, अनलिस्टेड कंपनी की अपने हिसाब से वैल्यूएशन होती है, उसके अपने अपने वैल्यूएशन करने का अपना अपना तरीका होता है। जिस तरह की कंपनी की रेपुटेशन होती है, जिस तरह से कंपनी आपकी होती है, लिस्टेड है अनलिस्टेड है, उसके हिसाब से अलग अलग तरह का हो सकता है। तो फर्स्टली नेट एसेट वैल्यू, NAV मेथड आप जिसको बोलते हो, एसेट बेस्ड ये होता है। एसेट हैवी बिजनेस, ये कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर बिजनेस के अंदर हैवी एसेट वहाँ पे होती है। कंपनी बीइंग लिक्विडेट, जहाँ पर कंपनी जो होते हैं लिक्विडिट होती है, समापन की ओर होती हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। वैल्यू पर शेयर की जब आपको वैल्यू निकालनी, हर एक शेयर की आपको वैल्यू निकालनी है, तो टोटल एसेट में से आपको टोटल लायबिलिटी को लेस करना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तब आपका वैल्यूएशन पर शेयर आपका निकल जाएगा। इग्नोर फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, फोकस ऑन बुक वैल्यू के ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है। इसके बाद आता है अर्निंग बेस्ड मेथड, जिसको आप बोलते हो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेथड भी आप इसको बोल सकते हो। अर्निंग बेस्ड मेथड के अंदर ये कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर प्रॉफिटेबल कंपनी, जहाँ पर कंपनी को प्रॉफिटेबल हो रहा है, प्रॉफिटेबल के लिए इसको यूज़ किया जाता है। लिस्टेड कंपनी विद नॉन PE मल्टी, मतलब प्राइस टू अर्निंग मल्टीप्लाइज, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का? वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू EPS इंटू P डिवाइडेड बाई E रेशियो। P डिवाइडेड बाई E क्या है? प्राइस ऑफ अर्निंग। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उसके बाद आता है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको आप बोलते हो स्टेबल अर्निंग कंपनीज के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कहाँ पर यूज़ किया जाएगा? जहाँ पर कंपनी आपकी स्टेबल होती है या अर्निंग, स्टेबल अर्निंग वो प्राप्त करती हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू पर शेयर मेंटेनेबल अर्निंग डिवाइडेड बाई कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद थर्ड मेथड आपका आता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, DDM जिसको आप बोलते हो। कहाँ पर यूज़ होता है? कंपनीज विद कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट, जहाँ पर कंपनियाँ क्या करती हैं? डिविडेंड की पेमेंट करती है लेकिन कंसिस्टेंट पेमेंट करती हैं, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। इसको निकालने का फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड बाई R माइनस G, जहाँ पर D1 है आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड, R है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, G है ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड।
डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड, इसको आप बोलते हो DCF। ग्रोथ स्टेज कंपनीज और स्टार्टअप्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंपनीज विद प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो जहाँ पर होता है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। स्टेप्स क्या है इसको निकालने के? फोरकास्ट फ्यूचर फ्री कैश फ्लो, डिस्काउंट देन टू प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकाल कर आप इसको निकाल सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है मार्केट प्राइस मेथड। कहाँ पर यूज़ किया जाता है? लिस्टेड कंपनीज विद एक्टिव ट्रेडिंग, वो कंपनियां जो लिस्टेड हैं और जो एक्टिव ट्रेडिंग कर रही हैं वहाँ पर आपके मार्केट प्राइस मेथड का यूज़ किया जाएगा। इसको निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू एवरेज मार्केट प्राइस ओवर अ पीरियड। एक पीरियड के अंदर आपको कितना जो है वो मार्केट प्राइस आपके उसका रहा है। बेस्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज डेटा, एग्जाम्पल 3 और 6 और 6 मंथ एवरेज। इसमें स्टॉक एक्सचेंज डेटा आपका लिया जाता है 3 या 6 मंथ की एवरेज के लिए। उसके बाद आता है फेयर वैल्यू मेथड, जिसको आप ब्लेंडेड अप्रोच भी बोलते हो। ये कहाँ पर यूज़ होती है? जनरल पर्पस वैल्यूएशन के लिए। यूज्ड बाई वैल्यूरर्स एंड रेगुलेटर्स के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। इसको निकालने का फॉर्मूला है फेयर वैल्यू इज इक्वल टू NAV नेट एसेट वैल्यू मेथड वैल्यू प्लस अर्निंग मेथड वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। जो हमने दो पहले के मेथड्स निकाले हैं, नेट एनुअल वैल्यू और अर्निंग मेथड, उसको दोनों को निकाला जाएगा, उनको प्लस किया जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसके बाद आता है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अब वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या होता है? जब कंपनी समापन होती है, जब कंपनी का सारा कार्यभार समाप्त हो जाता है, तब आप उसकी क्या करते हो? वाइंडिंग अप करते हो। उसको आप बोलते हो वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। मतलब कि कंपनी का जब लीगल प्रोसेस सारी क्लोज हो जाएगी, कंपनी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, उसके सब एसेट एंड लाइबिलिटी को आप क्लोज कर दोगे, उसके सारे जो जितने भी सरप्लसेस हैं, लॉसेज हैं, या जिस तरह से भी आपको पेमेंट्स बची हैं, पेड हैं, ड्यूज हैं, उन सबको आप दे दोगे। उसके बाद जब आप कंपनी को ख़त्म करना चाहोगे, समापन करना चाहोगे, तब उसको आप वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बोलते हो, कंपनी का समापन करना आप बोलते हो। उसके बाद आपकी कंपनी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आप उसमें कोई भी एक्टिव काम नहीं कर सकते हो। वाइंडिंग अप इज द लीगल प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग a company where its asset or sold off liabilities are paid and any remaining surplus is distributed to shareholder। जो भी एसेट थी उसको आपने सेल कर दिया, लाइबिलिटी थी वो आपने पे कर दी, जो सरप्लस आपके पास बचा था, मतलब एक्स्ट्रा कैश आपके पास बचा था, उसको आपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट मेक्स द एंड ऑफ अ कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस। और ये क्या होता है? जो आपकी एग्जिस्टेंस होती है कंपनी की, उसको समापन कर देती है। उसके बाद था टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप। तो 2 तरह से आप अपनी कंपनी को वाइंडिंग अप कर सकते हो। एक कंपल्सरी वाइंडिंग अप होता है बाय ट्रिब्यूनल। बाय ट्रिब्यूनल का मतलब होता है जब आपने कंपल्सरी वाइंडिंग, जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है, तब आपकी कंपनी ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपल्सरी वाइंडिंग अप आपको करनी पड़ती है। ऑर्डर्ड बाय ए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के द्वारा जब आपको ऑर्डर मिलता है, और रेलिवेंट कोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जब आपको ऑर्डर मिलता है कि अब आप अपनी कंपनी को बंद कर दो, समापन कर दो, तब उसका समापन हो जाएगा। यूजुअली इनिशिएटेड ड्यू टू लाइबिलिटी टू पे डेट। कहाँ क्या क्या इसके लिए इनिशिएटेड होते हैं कि आप अपनी लाइबिलिटी को पे करो, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं या फ्रॉड कोई हुआ है उनको आप समापन करो। नॉन कंप्लाइंस ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अगर इस तरह की कुछ आपकी हुई है। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स हैं डेडलॉक बिटवीन डायरेक्टर के बीच में, तो अगर ये सब चीज़ें हैं इसकी वजह से आपको उसको जो है वो बंद करना पड़ेगा बाय ट्रिब्यूनल के द्वारा। या दूसरा आप कर सकते हो वॉलेंटरली वाइंडिंग अप। वॉलेंटरली वाइंडिंग अप का मतलब होता है खुद से, जब आपके पार्टनर जो होते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं या पार्टनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो खुद से बोलें कि अब हमें कंपनी को वाइंडिंग अप करना है, तब आप वॉलेंटरली भी उसको वाइंडिंग अप, खुद से भी वाइंडिंग अप उसको कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है परचेज ऑफ अ बिजनेस। परचेज ऑफ अ बिजनेस का मतलब आपके पास होता है कि जब आप कोई नया बिजनेस परचेज करते हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस आपके पास है, उसके बीच में आपने कोई नया बिजनेस को परचेज कर लिया, अब आपने उसकी एसेट एंड लाइबिलिटी को भी परचेज कर लिया है, ठीक है, उसको आप बोलते हो परचेज ऑफ अ बिजनेस। परचेज ऑफ अ बिजनेस रेफर टू द प्रोसेस वेयर वन कंपनी बाय अनदर बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स एसेट्स, लाइबिलिटी एंड ऑपरेशन विद द एम टू एक्सपैंड, डाइवर्सिफाई और ग्रो। या आपने क्या किया? दूसरी कंपनी को बाई किया, दूसरी कंपनी के एसेट, लाइबिलिटी एंड ऑपरेशन को बाई किया। अब आपका एम क्या होगा कि उस जो कंपनी को आपने बाई किया है, जिस बिजनेस को आपने परचेज किया है, उस बिजनेस को आप एक्सपैंड करो, उसका विस्तार करो, डाइवर्सिफाई करो, उसमें विविधता आप करो, या आप उसको बढ़ाओ, ग्रो करो। ये आपका एम हो सकता है किसी भी बिजनेस को परचेज करने के पीछे। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब क्या किया जाएगा? जब आप बिजनेस को परचेज करते हो तब दूसरी कंपनी क्या करती है? जिस कंपनी को परचेज किया जाता है वो कंपनी अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर करती है, ठीक है। या तो फुली ट्रांसफर कर सकती है, तो पार्शियली उसको ट्रांसफर कर सकती है। उसके बाद आपके पास आता है परचेज कंसिडरेशन।
परचेज कंसिडरेशन होता है कि जब भी आप कंपनी को, किसी भी कंपनी को परचेज करोगे तो बदले में परचेज कुछ ना कुछ प्रतिफल आपका होना चाहिए। या तो आप उसको कैश दो, या तो शेयर दो, या तो डिवेंचर दो, अ मिक्स ऑफ द अब कुछ भी कैश, कुछ इसका कैश का हो सकता है, कुछ शेयर हो सकता है, कुछ डिवेंचर हो सकता है, कैश में, शेयर में, किसी भी तरह का वो हो सकता है। तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आपका होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन आपका वो परचेज नहीं माना जाएगा। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, अब जितने भी अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट होंगे परचेज एग्रीमेंट में उन सबको साइन किया जाएगा, एक्वायर किया जाएगा। जैसे एसेट है, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, गुडविल, जो भी है, लाइबिलिटी, लोन एंड क्रेडिटर है, एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट है, इन सबको अब जिस व्यक्ति ने परचेज किया है, जिस कंपनी ने परचेज किया है, उसी को पे करना पड़ेगा। तो ये है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग एंट्री। इन द बायर बुक्स एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द सेलर आर रिकॉर्डेड एंड द परचेज कंसिडरेशन को एडजस्ट किया जाएगा एंड बायर की बुक में एसेट एंड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि वही तो उसके एसेट एंड लाइबिलिटी को देखेगा, वही तो उसको देखेगा। उसके बाद तो उसी की कॉपीज में ही इसकी एंट्री की जाएगी, बुक्स में एंट्री की जाएगी। अब जनरल एंट्रीज में इसका क्या आएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, परचेज कंसिडरेशन आएगा यहाँ पर। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ बिजनेस, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैपिटल डिवेंचर अकाउंट। टू रिकॉर्ड पेमेंट टू वेंडर, परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर देन नेट एसेट गुडविल अराइज, वहाँ पर आपकी क्या होगी, गुडविल अराइज हो जाएगी। एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। अब लाइबिलिटी अकाउंट आपका दायित्व है, उसको आपको पे करना पड़ेगा, एंड वेंडर के विक्रेता है तो उसके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग गुडविल, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये है एंट्रीज, इनको आप खुद से ही देख लीजिएगा। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप खुद से इसको देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है अमलगामेशन ऑफ कंपनीज। अमलगामेशन ऑफ कंपनीज क्या होता है, अमलगामेशन होता है कि जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब कि एक कंपनी में दो या दो से ज़्यादा कंपनियां मर्ज हो जाती हैं, अमलगामेट हो जाती हैं और एक नई कंपनी बन जाती है, उसको आप बोलते हो अमलगामेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास ABC 3 कंपनियां हैं, ए कंपनी में बी और सी को मिला दिया, अब बी और सी का अस्तित्व तो खत्म हो गया, जो कंपनी आपके पास बची वो ए कंपनी बन गई। तो इसी तरह से आप इसको बोलते हो अमलगामेशन। अमलगामेशन इज द प्रोसेस वेयर टू और मोर कंपनीज कंबाइन टू फ्रॉम अ न्यू कंपनी, फॉर्म अ न्यू कंपनी और वन कंपनी अब्जॉर्ब्ड अदर। एक कंपनी दूसरी कंपनी को अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर और एक नई कंपनी बनकर आती है। मर्जिंग देयर एसेट लाइबिलिटी एंड ऑपरेशन इनटू सिंगल एंटिटी। अब जो भी दो कंपनी आपकी बी और सी कंपनी थी, उनकी जो एसेट लाइबिलिटी ऑपरेशन थे, उन सभी ऑपरेशन लाइबिलिटी एंड एसेट को अब एक कंपनी में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो इसको आप बोलते हो अमलगामेशन। फीचर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपनीज को कंबाइन कर लिया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज। ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, अब क्या किया जाएगा, जो भी एसेट एंड लाइबिलिटी है उनको ट्रांसफर किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी में, तो इसको आप बोलते हो। टाइप्स ऑफ अमलगामेशन क्या रहेंगे, दो तरह से आपका होता है, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या होगा, ट्रांसफरर कंपनी शेयर होल्डर बिकम शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी कौन है, जो अमलगामेट हो रही है, ट्रांसफरी कंपनी कौन है, जिसमें अमलगामेशन हो रहा है, ठीक है, जो कर रही है ट्रांसफरर, जिसमें हो रहा है ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरर कंपनी क्या करती है, अपने सारे के सारे शेयर होल्डर, जो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर थे, अब वो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। यूजुअली डन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इसको किया जाता है विद मिनिमल चार्ज इन ओनरशिप स्ट्रक्चर, और मिनिमल चार्ज ओनरशिप स्ट्रक्चर का भी आप लेते हो। दूसरा आता है अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। वन कंपनी परचेज अनदर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी शेयर होल्डर मे नॉट गेट शेयर मोर लाइक एन एक्विजिशन। अब क्या, परचेज ही कर लिया, अब इसको एक्वायर नहीं किया, अब आपने मर्ज नहीं इसको किया दूसरी कंपनी में, अब आपने परचेज ही कर लिया सारी की सारी कंपनी को। तो दो तरह से ये होता है। रिजल्ट क्या आता है इसका, आफ्टर अमलगामेशन ओनली द ट्रांसफरी कंपनी कंटिन्यू एंड द ट्रांसफरर कंपनी सीज्ड टू एग्जिट। तो क्या होगा, जो जब आपका अमलगामेशन हो जाएगा, तो अमलगामेशन होने की वजह से जो आपकी ट्रांसफरर कंपनी है उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, और जो ट्रांसफरी कंपनी है वही अब बिजनेस को रन करेगी, ठीक है। उसके बाद आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी दो तरह से होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। मतलब कि पुनर्निर्माण, जब कंपनी का पुनर्निर्माण किया जाता है उसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस आपके बिजनेस के बीच में किए जाएंगे, उसको आप रिकंस्ट्रक्शन बोलते हो। क्या है, रिकंस्ट्रक्शन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, reorganizing the capital structure or
ऑपरेटिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रबल कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जिसमें रीऑर्गेनाइजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसको रीऑर्गेनाइज करना है, या फाइनेंशियल ट्रबल आपकी कंपनी में कुछ हो रहा है, टू रिस्टोर करना है प्रॉफिटेबिलिटी को एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। इट ऑफन इन्वॉल्व चेंजिंग द कंपनी कैपिटल बेस एसेट और लाइबिलिटी विदाउट डिसॉल्विंग द, कंपनी को डिसॉल्व किए बिना, अब कंपनी का समापन नहीं करना है, कंपनी का समापन किए बिना ही आपने अपनी कंपनी में सुधार करना है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसको आप बोलते हो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब ये दो तरह की होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। इंटरनल होती है जब आपकी कंपनी के विद इन चेंजेस किए जाएंगे, कंपनी के अंदर ही चेंजेस किए जाएंगे, उसको बोलते हैं इंटरनल। फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल टू राइट ऑफ लॉसेज, लॉसेज को कम करने के लिए आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हो, तो इंटरनली आपने किया, रीअरेंज किया सर्टेन लाइबिलिटी को। द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिट बट इट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज अल्टर्ड टू इम्प्रूव इट्स पोजिशन। एक्सटर्नल क्या होता है, जब बाहरी रूप से, जब बाहरी तरफ से आप या बिल्डिंग को आप चेंज कर दोगे, या कुछ ना कुछ आप एसेट में कुछ चेंजेस करोगे, या बाहरी रूप से जो एक्सटर्नली आप चेंजेस करोगे, तो उसको आप बोलते हो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपके पास आता है होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनीज क्या होती है, एक ऐसी कंपनी जो क्या करती है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर एंड लाइबिलिटी को बाई करती है, उसको ओन करती है, उसके ओनरशिप उसके चलाती है, होल्ड करके रखती है किसी दूसरी कंपनी को, मतलब कि जो भी उसकी एसेट एंड लाइबिलिटी है उसको होल्डिंग कंपनी ही चलाती है, तो उसको आप बोलते हो होल्डिंग कंपनी। अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी दैट ओन्स इनफ शेयर इन द शेयर इन अनदर कंपनी कॉल्ड द सब्सिडरी टू कंट्रोल इट्स मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज। अब होल्डिंग कंपनी क्या करती है, एक सब्सिडरी कंपनी होती है जिसको आप सहायक कंपनी बोलते हो। होल्डिंग कंपनी क्या करती है, सब्सिडरी कंपनी को होल्ड करके चलती है, जो भी उसके एसेट एंड लाइबिलिटी एंड ऑपरेशंस होते हैं उनको चलाती है होल्डिंग कंपनी। ठीक है, फीचर क्या है आपकी होल्डिंग कंपनी के, कंट्रोल, इट कंट्रोल द सब्सिडरी बाय ओइंग मोर देन 50% ऑफ वोटिंग शेयर और हैविंग कंट्रोल ओवर इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जो होल्डिंग कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी क्या करती है, सब्सिडरी कंपनी के 50% शेयर, वोटिंग शेयर जो होते हैं उनको अपने कंट्रोल में लेती है। 50% या मोर देन 50% जो शेयर होते हैं, कैपिटल होती है, उसको अपने कंट्रोल में वो लेते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, दोनों कंपनियों की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, अलग अलग अस्तित्व होगा दोनों कंपनियों का। अब दोनों कंपनियां एक नहीं बन जाएंगी, वो सिर्फ उसके एसेट एंड लाइबिलिटी को देखेंगी, ऑपरेशंस को देखेंगी, एक नहीं बन जाएंगे। जो सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, दोनों कंपनी की अपनी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। प्रपोज द होल्डिंग कंपनी मेनली होल्ड शेयर्स एंड कंट्रोल द सब्सिडरी बट मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन। अब क्या करेगी आपकी होल्डिंग कंपनी, होल्ड करेगी शेयर को, लेकिन डे टू डे ऑपरेशन जितने भी होते हैं उनको वो नहीं देखेगी। सब्सिडरी कंपनी, द कंपनी दैट इज कंट्रोल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी इज कॉल्ड सब्सिडरी। वो कंपनी जिसको होल्डिंग कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है उसको आप सब्सिडरी कंपनी बोलते हो। तो ये था आपके पास होल्डिंग कंपनी। अब आपके पास आता है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी आर कंपनी दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी नोन एज होल्डिंग कंपनी। जो होल्डिंग कंपनी के द्वारा होल्ड करी जा रही है उसको आप सब्सिडरी कंपनी बोलते हो। ठीक है, अब इसके फीचर देखते हैं क्या है। कंट्रोल, इसका सब्सिडरी कंपनी का 50 और 50% से ज़्यादा का कंट्रोल किसके पास होता है, होल्डिंग कंपनी के पास होता है, लेकिन फिर भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी इसका मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, वो मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से होल्डिंग कंपनी के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है। डे टू डे ऑपरेशन को सिर्फ यही देखती है, मैनेजर्स देखते हैं, बाकी जो भी इसके शेयर का काम होता है वो होल्डिंग कंपनी देखती है। ठीक है, उसका लाइबिलिटी, द होल्डिंग कंपनी इज नॉट डायरेक्टली लाइबल फॉर द सब्सिडरी डेट बट इट कंट्रोल डिसीजन मेकिंग। अब जो आपकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को पे करने के लिए आपकी होल्डिंग कंपनी जिम्मेवार नहीं होती है कि सब्सिडरी कंपनी के जो लाइबिलिटी होती है उसको पे करे, लेकिन डिसीजन मेकिंग वो कर सकती है, कब किसका कितना किस तरह से आपको पेमेंट करना है उसके बारे में वो डिसीजन ले सकती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या जो भी हमने इसके पीछे की क्लासेस में पीछे के टॉपिक में हमने पढ़ा उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से जो आपके पास टॉपिक है यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, एक्विजिशन से आ सकता है, मर्जर से आ सकता है, अमलगामेशन से आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नोट्स आप बना रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।